हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस यानी कि विज्ञान के मॉडल पेपर का अगला पार्ट को देखेंगे, यानी कि मॉडल पेपर का 5वां पार्ट को देखेंगे। ठीक है, इस मॉडल पेपर में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों, आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। जी हाँ, ये आपका जो है ना बिल्कुल नया मॉडल पेपर है, यानी कि 2023 के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो वही प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी कि मॉडल पेपर के माध्यम से ये सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आपको भी 80 में से 80 लाना है तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, जो आपके लिए आपके एग्जाम में जो है ना 2023 में आपको 80 में 80 दिलाएगा। ठीक है, इससे बाहर काफी सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आने वाला, इससे बाहर आपका जो है ना एक भी प्रश्न है नहीं छूटेगा। ठीक है, 2023 के एग्जाम में फाइनल एग्जाम का यहाँ पे फाइनल मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, उनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के प्रथम प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना ये सभी प्रश्न 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, जो अवतल दर्पण होते हैं ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव लिया जाता है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है। तो फ्रेंड, ये जो उत्तल दर्पण होती है ना, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, लेंस की फोकस दूरी जो f होती है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है ना, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि f बराबर क्या होता है दोस्तों, r/2 होता है। या फिर आपके यहाँ पे ऑप्शन में कुछ इस प्रकार भी रह सकते हैं, यहाँ पे f बराबर r/2, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2f हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि निम्न में से किस माध्यम में अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड ये हीरा का अपूर्णांक सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 2.42 होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है, यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे सभी प्रश्न जो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, जिनमें से जो सबसे कम झुकता है ना, वो आपका लाल रंग झुकता है। ठीक है, यानी कि जो लाल रंग का जो विचलन होता है, यानी कि जो झुकाव होता है ना दोस्तों, सबसे कम होता है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा कौन सा रंग झुकता है, तो बैंगनी रंग झुकता है। और दोस्तों, ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। और इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, खतरे के सिग्नल में करते हैं। और दोस्तों, प्रकाश का आसमान का कलर कैसा होता है, नीला होता है। किसके कारण से होता है, ये नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसी के कारण से। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आपको हम बार बार बताते हैं, जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, ठीक है। तो फ्रेंड विद्युत प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर पड़ता है, और दोस्तों चालक के पदार्थ की प्रकृति पर पड़ता है। यानी कि ये तीनों बातों पर जो है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, वाट होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है ना, कितना होता है, यहाँ पे देखिएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, हरे विद्युत में रोधन वाला तार पड़ा है, विद्युत में तार होता है। काफी यहाँ पे ये जो है ना ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है, जो ये हरा रंग का जो तार होता है ना दोस्तों, वो भू संपर्क तार होते हैं, ठीक है। ये विद्युत में तार नहीं होते हैं। इनके अलावा ऑप्शन ए बी सी ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन ये डी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो फ्रेंड फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में बाएं हाथ का जो मध्यमा संकेत करती है ना, मध्यमा क्या संकेत करती है, तो चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे चुंबक के भीतर पूछ रहा है, ठीक है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखाओं की जो दिशा होती है ना, क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। और दोस्तों चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। पहला होता है आपका नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिक की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड है नाभिक की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो यूरेनियम है। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड कली चूना का जो रासायनिक नाम होता है ना, क्या होता है, CaO होता है। रासायनिक नाम कहने का अर्थ है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, CaO होते हैं, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये कली चूना को हम लोग क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और दोस्तों बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होते हैं क्या होते हैं, CaOH होते हैं। कहने का अर्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि जल के विद्युत अपघटन में
कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड जल के विद्युत अपघटन में, यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान क्लोरीन गैस मुक्त होती है और इनके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड पर पूछ रहा है, तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और दोस्तों जल के विद्युत अपघटन पर एनोड पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसका जो रासायनिक सूत्र होते हैं क्या होते हैं? NaHCO3 होते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं इस तरह के प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए अम्ल का जो काम होता है क्या होता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं पूछे आते हैं कि कौन सा पदार्थ है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो फ्रेंड उसका क्षार का काम होता है। ठीक है, और दोस्तों क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और दोस्तों अम्ल और क्षार के संयोग से जो उदासीन पदार्थ बनता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। लवण के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे कि KCl हो गया। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH वैल्यू होता है ना कितना होता है? 10.5 होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना, देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अधातु जो है ना चमकीला है? ऐसे में तो जितने भी धातु होते हैं वो आपका चमकीला होता ही है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा अधातु है जो अपवाद है जो चमकीला होते हैं, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन क्या होते हैं दोस्तों? चमकीला होते हैं। और दोस्तों ये जो ब्रोमीन होते हैं एक प्रकार का क्या होते हैं? अधातु होते हैं, और ये कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों ये सल्फर को हम लोग क्या कहते हैं? गंधक भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए। ये जो सोडियम होते हैं ना ये सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं, यानी कि अभिक्रियाशील होती है। और दोस्तों सोडियम को हम लोग क्या करते हैं? किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 6 भरेंगे तो 8 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ऑक्सीजन परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? 6 होगी। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ब्यूटेन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होते हैं, और यहाँ पे जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होंगे दोस्तों? कीटोन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराएगी? यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो आबंध बनते हैं ना दोस्तों, त्रिआबंध बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होते हैं दोस्तों? तो CnH2n होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो ये भी प्रश्न हम आपको काफी और पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की जो संख्या होती है ना कितनी होती है? 7 होती है। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए।
तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड जब भी यहाँ पे वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है वही आपको बता देना है, ठीक है। तो इससे में तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु साइज बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है ना इम्लस्कीकृत वसा का पाचन करता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये जो आपका कौन सा एंजाइम होते हैं जो इम्लस्कीकृत वसा का पाचन करते हैं। तो लाइपेज होते हैं जो इम्लस्कीकृत वसा का पाचन करते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, ठीक है। तो सामान्य प्रकुंचन जो रक्तदाब होते हैं ना कितने होते हैं 120 mmHg होते हैं, ठीक है। और दोस्तों रक्तदाब जो है ना किस यंत्र से मापे जाते हैं। तो स्पाइगोनोमीटर से मापे जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे भोजन का जो परिवहन होते हैं ना किसके द्वारा होते हैं, फ्लोएम के द्वारा होते हैं। और दोस्तों जो जल का परिवहन होते हैं किसके द्वारा होते हैं, जाइलम के द्वारा होते हैं। और दोस्तों पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा पे रंध्र भी कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं कलम द्वारा जो कायिक प्रवर्धन को जो प्रदर्शित करता है ना, गुलाब करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो फ्रेंड ये कालाजार जो होते हैं ना लिस्मनिया के कारण से होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो द्विलिंगी पुष्प होगा ना गुलाब का पुष्प हो जाएंगे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि मानव में ग्राणग्राही स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राणग्राही स्थित कहाँ पे होता है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे आंखों में, नाकों में, कानों में या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो प्राणग्राही जो स्थित होता है ना दोस्तों कहाँ पे होता है, नाकों में होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करती है, यानी कि होती है कहाँ पे होती है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो नियंत्रित होती है ना दोस्तों कहाँ पे होती है, तो परम मस्तिष्क में होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों कहाँ से होते हैं, तो पीयूष ग्रंथि से होते हैं। और दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पे मौजूद होता है, तो हड्डी में एक गड्ढा में मौजूद होता है। और दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है ना किसने प्रतिपादन किया था, तो मेंडल ने किया था। और दोस्तों मटर का पौधे का चयन भी किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना XX होते हैं, और दोस्तों नर में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XY होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जैव निम्न करने कचरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैव निम्न करने कचरा उसको कहेंगे जो मिट्टी में अपघटित हो जाएंगे, जैसे कि आपका टिश्यू पेपर हो गया, केले का छिलका हो गया और अन्य भी पदार्थ। और इनके अलावा प्लास्टिक हो गया, थर्माकोल हो गया, पॉलीथीन हो गया, DDT, ये तीनों जो है ना अजैव निम्न करने कचरा, ये मिट्टी में अपघटन नहीं होगा इसका। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं आहार तथा पाइन जो है ना किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था वही आपको बताना है। तो ये जो है ना दोस्तों बिहार की जल संग्रहण व्यवस्था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि
प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए जो सबसे उपयुक्त है विकल्प है ना दोस्तों, क्या क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल आर कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए दोस्तों। ट्रिपल आर कहने का अर्थ होते, देखिए यहाँ पे पहला होता है आपका क्या, रीयूज। रीयूज मतलब होता है दोस्तों पुनः उपयोग। ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या दोस्तों, पूर्ण चक्रण, जिसको हम लोग रिसाइकल कहते हैं। और यहाँ पे तीसरा होता है रिड्यूस, यानी कि कम उपयोग। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त विकल्प ये क्या होते हैं, ट्रिपल आर होते हैं, यानी कि कम उपयोग, पूर्ण चक्रण और पुनः उपयोग। यानी कि ये सभी होते हैं जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो मलेरिया परजीवी है ना कौन है, तो आप हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों प्लाज्मोडियम क्या मलेरिया परजीवी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो फ्रेंड यहाँ पे बायोमास जो है ना उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फर परमाणु की प्राथमिक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड सल्फर को हम लोग गंधक भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो फ्रेंड प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर दूसरा कक्षा में 8, यहाँ पे तीसरा कक्षा में कितना देंगे तो 16 हो जाएगा, 6। यहाँ पे 8 2 10 और 6 16 हो जाएगा। यानी कि प्राथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी सल्फर का, तो 6 हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो फ्रेंड जो कवक होते हैं ना मृतजीवी पोषण के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, विधि के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना दोस्तों कौन है, C2H4 है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ना धनात्मक होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो फ्रेंड दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्रश्न ये कराता है कि देखिएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष कहने का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता देते हैं उत्तल लेंस का उपयोग करके जो है ना हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो ये कुटपाथ के द्वारा भोजन अपना पकड़ता है। ठीक है, और दोस्तों ये द्विखंडन किस में होते हैं, तो अमीबा में होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है ना वसा पर क्रिया करता है। तो फ्रेंड ये जो आपका लाइपेज होते हैं ना किस पर क्रिया करते हैं, तो वसा पर क्रिया करते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं वायवीय शोषण से क्या होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और दोस्तों ये जो वायवीय शोषण होते हैं ना ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। और दोस्तों ये अवायवीय शोषण जो होती है ना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियाँ का शोषण अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मछली जो शोषण करती है दोस्तों किसके द्वारा करती है, गिल्स यानी कि गलफ्रा के द्वारा करती है। और दोस्तों केचुआ का शोषण अंग क्या होते हैं, त्वचा होते हैं। और दोस्तों कॉकरोच का शोषण अंग क्या होते हैं, ट्रेकिया होती है। और मानव का शोषण अंग क्या होते हैं, फेफड़ा होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्षैतिज कतारें जो कहलाती है ना क्या कहलाती है, देखिएगा क्षैतिज कतार कुछ इस प्रकार होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों,
आप हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएगा। तो फ्रेंड इसको हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे, ठीक है। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कि जो ऊर्ध्वाधर कतार होती है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, ठीक है, यानी कि समूह कहेंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर और इनके साथ साथ जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी विधि क्या होती है, उपयुक्त होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं सोडियम को जो है ना हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग पोटेशियम को भी चाकू से इजीली काट सकते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ देखिएगा लिथियम को भी हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन गैस जो है ना चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो फ्रेंड ये CO2 गैस क्या होते हैं, चूने के पानी को क्या कर देता है, दुधिया कर देता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल जो है ना निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड इमली में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि ये जो आपका टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो सिट्रिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, संतरा में पाए जाते हैं। और एसिटिक अम्ल किस में पाए जाते हैं, सिरका में पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। तो फ्रेंड जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं CaSO4 होते हैं। और दोस्तों जो पोप यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं क्या होते हैं, CaSO4 होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती हुई आपको बता देना है, ठीक है। तो फ्रेंड इनके फलस्वरूप जो है ना CO2 गैस निकलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होते हैं। तो फ्रेंड वैद्युत प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होते हैं ना, क्या होते हैं, ओम मीटर होते हैं। यानी कि इसको डी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर है ना दोस्तों, सबसे अच्छा कौन है, तो यहाँ पे चांदी है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑस्टर्ड ने की थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो ये जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि चेंजिंग करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होगा ना दोस्तों, कौन हो जाएगा, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लोहा जो है ना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, ये आपको बताना, तो उसको हम लोग एल्काइन कहेंगे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं। तो एथेनॉल के क्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड OH कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को जो कंट्रोल करता है ना दोस्तों, कौन करता है, द्वार कोशिकाएं करती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये स्टोमाटा जो होते हैं ना, पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र या फिर स्टोमाटा कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में से कौन है। तो यहाँ पे वृक्क यानी कि किडनी जो है ना मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि
एंड्रोजन क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो एंड्रोजन है ना, यह एक प्रकार का नर लिंग हार्मोन है, ठीक है। ये कौन से किस में पाए जाते हैं, पुरुषों में पाए जाते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं मादा लिंग हार्मोन कौन होते हैं, तो एस्ट्रोजन होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है उसको, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो किसी भी अभिक्रिया के समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो वृद्धि होगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उपचयन कहेंगे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आपको बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड जो अम्ल होते हैं ना, उसका जो पीएच वैल्यू होते हैं ना, क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं। और दोस्तों क्षार का पीएच मान क्या होते हैं, 7 से अधिक होते हैं। और दोस्तों उदासीन विलयन जो होते हैं ना, उसका पीएच मान कितना होते हैं, 7 होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड धोने का सोडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा या फिर धोबन सोडा भी कहते हैं, तो इसका जो आपका आणविक सूत्र होते हैं क्या होते हैं, Na2CO3 होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी एक डंक छोड़ता है जिसके कारण क्या होता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो यह अम्ल क्या होते हैं दोस्तों, मेथोनोइक अम्ल होते हैं। कौन सा अम्ल होते हैं, मेथोनोइक अम्ल। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। और दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आपको बताना है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो फ्रेंड ये पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है ना, वृद्धि हार्मोन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आपको बताना है कि अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि मतलब किस विधि द्वारा होता है। तो फ्रेंड अमीबा जो होते हैं ना, विखंडन या फिर द्विखंडन के द्वारा अपना प्रजनन करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि फूल का कौन सा भाग जो है ना, फल में बदलता है। तो फ्रेंड फूल का जो अंडाशय भाग होते हैं ना, क्या होते हैं, फल में बदलते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना, फाइनली क्लास 10 के साइंस का फाइनल मॉडल पेपर का पांचों मॉडल को देख चुके हैं, ठीक है। पांचों मॉडल पेपर को देख चुके हैं। इस मॉडल पेपर में हम लोग टोटली यहाँ पे 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताए, जो हम काफी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों अभी तक आप यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो हमें पता है कि आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, तो क्लास को लाइक करने में यहाँ पे रुपया पैसा नहीं लगता है, तो जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इनके साथ साथ जो है ना, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, फटाफट से जुड़ जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना, ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे रात्रि 9 बजे वाले क्लास, जो कि काफी धमाकेदार क्लास होगी, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह आप रेगुलर क्लास करते रहिए।